नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम भारत की जो जलवायु देख रहे हैं उसमें भारत की जो मुख्य 4 ऋतुएं हैं। ठंडी की ऋतु उसमें हमने देखा अभी, उसी में आपको याद रखना है कि कौन से महीने से कौन से महीने तक वो शीत ऋतु रहती। तो दिसंबर से फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी, ऐसे 3 महीने याद आपको रखने। और एक ऋतु को रख लेंगे तो आगे की आपको ईजी हो जाएगी कि फरवरी के बाद मार्च, और मार्च से मई तक आएगी ग्रीष्म ऋतु। तो ठंडी की मौसम, उसी में उसका हमारे जीवन पर कितना असर होता है, कौन से शहर का तापमान कितना रहता है, उस समय दरमियान कहाँ पर बारिश हिम वर्षा भी होती है, तो वो सब हमने देखा। अभी इतना जानिए, वो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था कि भारत के मौसम के संबंध में जो समाचार पत्र होते हैं उसमें जो बार बार शब्द आते हैं, अल नीनो है, आईटीसी जॉन है, तो आपने पढ़ लिया होगा कि अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है और उसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बालक। यह नाम पेरू के मछुआरों ने बालक इस विषण के नाम पर से दिया है। कारण है कि सामान्य रूप से उनका प्रभाव नाताल के आसपास दिखाई देता है। ये जो अल नीनो है उसका असर नाताल यानी अभी जो 25 दिसंबर आएगी तभी दिखाई देता है। इसलिए इस विषण, क्योंकि इस विषण की शुरुआत भगवान यीशु कृष्ण के जन्म के साथ हुई थी। वातावरणीय तथा समुद्री असर से दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में पश्चिम प्रशांत महासागर के तट के नज़दीक गर्म प्रवाह उत्पन्न होता है। ये समय के दरमियान ये पैसिफिक महासागर जहाँ अमेरिका के पास आया हुआ है वहाँ गर्म प्रवाह उत्पन्न होता है और वह प्रवाह पश्चिम की तरफ बहता है और उसकी असर भारत तक उसकी अनुभव होता है। और अल नीनो नामक विशिष्ट घटना कभी कभी आकार लेती है, और जब भी अल नीनो घटना घटित होती है तब भारत की वर्षा ऋतु, सीमा, समय मर्यादा तथा बरसात की मात्रा में बड़ा परिवर्तन, यानी कि अल नीनो की घटना जब होती है कि जो प्रशांत महासागर में गर्म प्रवाह उत्पन्न होता है और भारत पर उसकी असर होती है, तो वर्षा ऋतु भी अनियमित हो जाती है कि उसकी समय मर्यादा ज़्यादा या कम हो जाती है और बारिश भी कम या ज़्यादा हो जाती है। अभी आईटीसी जॉन व्यापारिक पवन जहाँ मिलते हैं यहाँ विषुववृत्त रेखा पर विशाल निम्न दबाव क्षेत्र बनता है। हमने जो देखा था कि व्यापारी पवन जो व्यापार में मदद करते थे उसको व्यापारी पवन कहते थे, और ज़्यादा वो विषुववृत्त रेखा के आसपास जब रहते तभी वहाँ दाब कम होता है, दबाव कम होता है, और उसे आंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। और व्यापारिक पवन वायु प्रवाह स्वरूप में ऊपर उठते हैं। वो पवन है मतलब वायु का स्वरूप करके ऊपर उठते हैं। और जुलाई मास में यह अभिसरण क्षेत्र जो है वो 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशीय प्रदेश के ऊपर स्थित होता है, और भारत में यह गंगा के मैदान के ऊपर केंद्रित होता है और यहाँ कम दबाव क्षेत्र निर्मित होता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के ऊपर उत्पन्न होने वाले ये पवन उत्तर की ओर बहते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हैं और भारत के कई भागों में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु के दौरान यह अभिसरण क्षेत्र और दक्षिण की ओर खिसकना, जिससे पवनों की दिशा उत्तर पूर्व की हो जाती है सर्दी के मौसम में। ये जानने के लिए खाली एक बार आप लोग पढ़ लेना। अभी हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की मौसम। उसका समय है मार्च से मई। तो भारत में मार्च से मई तक ये के शुष्क और गर्म मौसम वाला समय काल को गर्मी कहते हैं। और मार्च से मई महीने तक भारत की ज़मीन पर सूर्य की लंबवत किरणें दक्षिण से उत्तर क्रमशः पड़ती है, यानी भारत में जो सूर्य की किरणें हैं वो मार्च से मई महीने के दरमियान भारत में लंबवत यानी सीधी पड़ती है, और दक्षिण से उत्तर तरफ जाओ, पहले दक्षिण में सीधी, क्रमशः उत्तर की तरफ जाओ तो वो सीधी पड़ती है, जिससे भूमि भाग अधिक से अधिक गर्म होता है और तापमान निरंतर बढ़ता रहता है, जिसका अनुभव हम सब भी करते हैं। गर्मी के मौसम में हमें गर्मी अधिक लगती है, और दक्षिण भारत में मार्च महीना सबसे अधिक गर्म होता है। तो उस समय वहाँ कई स्थलों का तापमान 40 डिग्री से भी ऊंचा हो जाता है, जबकि अप्रैल महीने
मई महीनों के दौरान मध्य और उत्तर पूर्व भारत, मध्य यानी हमारा गुजरात राजस्थान वो आएगा, और उत्तर पूर्व के जो पूर्व के 7 सिस्टर असम मेघालय त्रिपुरा मणिपुर वगैरह राज्य, और बिहार उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर। तो अप्रैल मई महीनों में वहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है, और मार्च महीने में दक्षिण के कर्नाटक केरल तमिलनाडु में गर्मी बढ़ती है। तो जो मार्च अप्रैल और मई में जो गर्मी उत्तर पूर्व के और मध्य भारत के जो राज्यों हैं वहाँ पर का तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री से सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जैसे हमारे सूरत का भी तापमान गर्मी के मौसम में 40 के ऊपर चला जाता है, वो तो समुद्र किनारे, लेकिन जो समुद्र किनारे से दूर खंडीय प्रदेश है वहाँ का जो तापमान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार वगैरह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जबकि प्रायद्वीपीय और पठारी प्रदेश जो दक्षिण भारत के प्रदेश हैं वहाँ, हाँ, जो प्रायद्वीपीय प्रदेश में हमने पहले भी देखा है कि बीच का जो प्रदेश है वो पठारी प्रदेश है, यानी वो ऊंचाई पर स्थित है, समुद्र तल से वो आश्रय 1200 फीट ऊंचाई पर होता है। तो उसके कारण, वो ऊंचाई पर होने के कारण दक्षिण भारत में गर्मी थोड़ी कम रहती है। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गर्मी कम होती है। तो तीनों तरफ उसका समुद्र है, प्लस वो पठारी प्रदेश है। और पठारी प्रदेश किसे कहते हैं वो आपको आगे पढ़ा दिया है कि जो समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित होता है, 600 या 1200 फीट ऊंचाई पर होता है, यानी पर्वतीय इलाका नहीं, समतल प्रदेश ही होता है। और उत्तर भारत की तुलना में यहाँ तापमान नीचे रहता है, यानी दक्षिण भारत का तापमान कम रहता है, यानी गर्मी कम होती है। जबकि दिल्ली और इलाहाबाद का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस होता है, तब मदुराई का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। अभी मदुराई आप सबको पता है कि वो आंध्र प्रदेश में आया हुआ है, तो वहाँ पर तापमान कम होता है, जबकि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में और दिल्ली वहाँ पर 34 डिग्री तापमान होता है, क्योंकि वो उत्तर भारत में है और ये दक्षिण भारत में है मदुराई, इसीलिए वहाँ का तापमान कम होता है उसी समय दरमियान। कोचीन और बेंगलुरु का तापमान, अभी जो बेंगलुरु और कोचीन कर्नाटक का में है, वो पठारी प्रदेश है, इसीलिए वहाँ का तापमान भी 27 डिग्री सेल्सियस जितना होता है गर्मी के मौसम में। सोचो तो कितना कम है, इसलिए वहाँ मतलब गर्मी कम होती है, क्योंकि वो प्रायद्वीपीय प्रदेश भी है प्लस वो पठारी प्रदेश है, इसके कारण उसका तापमान कम रहता है। तो इस तरह दक्षिण में तापमान के ऊपर समुद्र का प्रभाव और भूपृष्ठ की ऊंचाई, समुद्र है तट पर के वो प्रदेश है, क्योंकि वो संक्राप आगे तो समुद्र किनारा नजदीक आ जाता है, प्लस वो भूपृष्ठ की ऊंचाई यानी पठारी प्रदेश है, उसके कारण अभी आपको उसमें से प्रश्न इस तरह का आ सकता है कि दिल्ली का तापमान गर्मी के मौसम में 34 डिग्री सेल्सियस होता है, तब बेंगलुरु का तापमान 27 डिग्री होता है। भौगोलिक कारण दीजिए, तो आप क्या बताएंगे? तो उसके लिए हमें बताना है, क्योंकि हमें बताना है कि दिल्ली उत्तर भारत में आया हुआ प्रदेश है और वहाँ पर मार्च और मई में गर्मी, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसीलिए वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, इसीलिए वहाँ गर्मी अधिक होती है। और उसी समय दरमियान जो बेंगलुरु है वहाँ का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि जो बेंगलुरु है वो दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में आया हुआ शहर है और वो समुद्र किनारे पर भी है और वो पठारी प्रदेश पर आया, क्योंकि वो ऊंचाई पर आया हुआ प्रदेश है, उसके कारण वहाँ का तापमान कम होता है। अभी इतना जानिए, वो भी आपको पढ़ना है कि कई बार उसमें से खाली जगह एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं कि उत्तर और उत्तर पूर्व के, उत्तर यानी जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह जो राज्य है, और उत्तर पूर्व के जो राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, वो 7 सिस्टर राज्य जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पर हवा का हल्का दबाव, और पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी वहाँ पर आएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल वगैरह राज्य, वहाँ तक हल्का दबाव होता है, जिसके कारण झारखंड और उत्तर ओडिशा के पठारी प्रदेशीय क्षेत्र कभी कभी अत्यंत गर्म हो जाते हैं। अभी हवा का हल्का दबाव यहाँ तक होता है, बाकी झारखंड और ओडिशा वो नीचे की ओर हम जाएंगे तभी आते हैं, तो वहाँ पर
गर्मी बढ़ जाती है तब उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं और उसका स्थानीय नाम काल बैसाखी है। और इन पवनों से उत्पन्न होने वाले जो तूफान है वो पूर्व भारत में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आए दिन आपने भी देखा होगा कि पूर्व भारत में जैसे कि उड़ीसा है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है, वहाँ आंधी तूफान ज़्यादा आते हैं और नुकसान भी ज़्यादा होता है वहाँ पर। अभी लू लू किससे कहते हैं? तो पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत के, पश्चिम यानी राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र, उसके और उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहाँ पर सूखे पवन, जमीन भागों पर धूल भरे तूफान, यानी उसमें मिट्टी होती है, वो मिट्टी वाले तूफान अति सामान्य हैं गर्मी की और बारिश के मौसम में। और गर्मी में विशेष करके मई महीने में उत्तरी भारत में अति गर्म पवन चलते हैं। उत्तरी भारत यानी जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह आ जाएंगे तो वहाँ पर गर्म पवन चलते हैं, उसको लू कहते हैं। उसकी अतिशय गर्मी से मनुष्य और पशु पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। यानी सामान्यतः हम देखें कि दोपहर के समय में इतनी गर्म पवन चलती है कि हमारी स्किन को भी जला देती है। तो उसी को तो गर्मी के मौसम में जो गर्म पवन चलते हैं जो हमारे शरीर को मतलब चमड़ी भी जल जाए इतने गर्म होते हैं और उनके कारण कई बार मनुष्य पशु पक्षियों की मौत भी होती है। अगर आप न्यूज़ देखते हो तो उसी में भी कई बार बताते कि गर्मी के कारण इतने लोगों की मृत्यु हुई, तो उसी को लू कहते हैं। अभी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर ये गर्मी के मौसम में उस पर इस ऋतु के उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्मित होता है। उष्ण यानी गर्मी वहाँ पर अधिक होती है जो कभी कभी तटीय प्रदेशों की तरफ बढ़कर भारी नुकसान पहुंचाता है। यानी चक्रवात निर्मित होता है, तूफान निर्मित होता है। तो वो समुद्र तटीय के किनारे यानी गुजरात में सौराष्ट्र है, बाद में साउथ में सूरत है, नवसारी है वगैरह आ जाएगा, बाद में महाराष्ट्र का समुद्र तट, कर्नाटक का और केरल का, वहाँ पर वो नुकसान पहुँचाते हैं। और देश का बड़ा हिस्सा ग्रीष्मकाल में गर्म और शुष्क मौसम का अनुभव करता है। गर्मी और सूखा मौसम होता है और कई प्रदेशों में इस समय दरमियान वर्षा नहीं होती है, परंतु कई बार मई महीने में मलबार तट पर थोड़ी वर्षा होती है। मलबार तट यानी कर्नाटक, केरल का जो भाग है वहाँ पर। और यह वर्षा आम पकने में सहायक होती है क्योंकि ये मई महीने में बारिश होती है। उस समय आप सबको पता है कि अप्रैल मई में आम का सीजन होता है, तो आम पकने में वो मदद करती है, इसीलिए उसको आम वृष्टि कहते हैं। याद रखना, कभी ये छोटे प्रश्न में यहाँ आ सकता है कि आम वृष्टि कब होती है, किसे कहते हैं। तो मई महीने में जो मलबार तट पर बारिश होती है तो वो आम पकने में मदद करती है, इसलिए उसको आम वृष्टि कहते हैं। यह वर्षा आम और कॉफ़ी की फसल के लिए खूब उपयोगी है। तो यहाँ पर जो हमने देखा गर्मी के मौसम के बारे में। अभी हम देखेंगे वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु यानी बारिश की मौसम, उसका समय है जून से सितंबर। तो हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जो खेती है उसका आधार बारिश पर है। इसके लिए भारत के लिए वर्षा ऋतु महत्वपूर्ण ऋतु है। जून से सितंबर के बीच देश की लगभग 80% बारिश होती है और भारतीय किसान वर्षा ऋतु की शुरुआत से ही खेती प्रवृत्ति में लग जाता है, यानी अपने काम में लग जाता है। और इस ऋतु में जो होने वाली वर्षा तथा नमी वाली जो हवा होती है तथा बादल छाया मौसम रहता है। भारत की ओर बहने वाले जो नैऋत्य के मानसूनी पवन का आभारी है। अभी नैऋत्य दिशा तो आप सबको पता है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बाद में हम कोण लेंगे तो यहाँ पर रहेंगे ईशान, अग्नि, वायव्य और नैऋत्य। तो बारिश के मौसम में नैऋत्य के पवन बहते हैं, इसीलिए इस ऋतु को नैऋत्य के मानसूनी पवन की ऋतु भी कहते हैं। याद रखना कि ये जो बारिश की मौसम है उसका दूसरा नाम है नैऋत्य की मानसूनी पवन की ऋतु, क्योंकि उस समय दरमियान नैऋत्य दिशा में से पवन बहते हैं भारत में। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों
में इससे ही बारिश होती है। और जो मई महीना है उसके अंत में भारत तथा मध्य एशिया के ज़मीनों भाग पर ऊंचा तापमान हो जाता है, क्योंकि उस समय दरमियान गर्मी की मौसम होती है, इसलिए जो ज़मीनी भाग है वो गर्म होते हैं, तो वहाँ जो तापमान होता है वो ऊंचा होता है। और उस तापमान ऊंचा के कारण हवा का कम दबाव होता है, कि हवा पतली बनती है गर्मी के कारण, इसलिए वहाँ हवा का कम दबाव बनता है। और उस समय दरमियान जो पानी है ये रहा हिंद महासागर नीचे दक्षिण में, और ये रहा अरब सागर, तो उस पर उच्च दबाव होता है, क्योंकि पानी मतलब ठंडा होता है, नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वहाँ दबाव ज़्यादा होता है। ये तो कॉमन है कि गर्मी है, गर्मी में तापमान ऊंचा जाता है तो हवा पतली बनती है, तो कम दबाव रहता है, और पानी पर नमी की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए हवा का भारी दबाव होता है। इसलिए हिंद महासागर पर से पवन उत्तर में कम दाब की तरफ खींच जाते हैं। यहाँ भारी दबाव है, तो हिंद महासागर पर से पवन भारत के भूमि भाग पर, जहाँ भूमि भागों में ज़्यादा दबाव है, भारी दबाव है, तो कम दबाव इस तरह जून से सितंबर हिंद महासागर पर से पवन उत्तर में कम दाब की तरफ खींच जाते हैं। ये भारी दबाव से यहाँ कम दाब की ओर जाते हैं, और इस तरह जून से सितंबर तक समुद्र पर से गर्मी की मानसून हवाएं भारत पर चलती है। सारे समुद्र भारत के तीनों ओर, जो हमने देखा समुद्र पर से भारत के खंडीय प्रदेश में हवाएं चलती है, और ये हवाएं नमी युक्त होने के कारण भारत में वर्षा लाती है, क्योंकि समुद्र किनारे, हम सूरत भी समुद्र किनारे, इसलिए आप जानते हैं कि बारिश ज़्यादा होती है। तो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण, यानी यहाँ पर हम देख रहे कि प्रायद्वीपीय आकार है कि तीनों ओर, यहाँ पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये तीनों समुद्र किनारा है तीनों ओर। तो उसके कारण ये जो नैऋत्य के मानसूनी हवाएं दो भागों में बांट जाती है। एक तो अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाएं, दूसरी बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली मानसूनी हवाएं। तो अभी हम देखेंगे बंगाल पर से, अरब सागर पर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उसके बारे में हम देखें तो भारत में वर्षा ऋतु का आरंभ जून में ही हो जाता है, और सबसे पहले जो बारिश की शुरुआत है वो केरल से होती है। यहाँ ये खाली जगह एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि भारत में वर्षा ऋतु की शुरुआत कहाँ से होती है, तो केरल से होती है। और अरब सागर से आने वाली जो हवा है उसके मार्ग में पश्चिमी घाट आ जाता है, जो हमने अगले चैप्टर में देखा कि ये पूरा भाग में भी मैंने आपको बताया था। यहाँ कर्नाटक केरल से ये भाग जो है वो पश्चिमी घाट है। अभी हमने देखा कि बारिश की मौसम में, मतलब मई से जो सितंबर महीना है, तो वहाँ वो समय दरमियान पवन जो है वो समुद्र पर से भारी दबाव से ज़मीनी एरिया में भारत में आते हैं। तो यहाँ मानो कि पवन भारत के दो विभागों में, जो नैऋत्य दिशा में से जो पवन आते दो भागों में बढ़ जाए। एक अरब सागर पर से आने वाले पवन है, दूसरे बंगाल की खाड़ी पर से आने वाले पवन हैं। अभी अरब सागर की ओर से जो भारत में पवन जाते हैं उसमें बीच में पश्चिमी घाट आता है, वो ऊंचाई पर है, तो वो पवन को रोक देते हैं। ये थोड़ा तटीय भाग रहता है, बाद में आगे जाने से, भूमि भाग में जाने से वो मानसूनी हवाओं को रोक देता है पश्चिमी घाट। इस कारण पूरे किनारे पश्चिमी ढाल पर बारिश हो जाती है। अभी ये पूरा समुद्री किनारा वाला एक छोटा सा भाग है, समुद्र तट पर जो प्रदेश आएंगे कर्नाटक केरल के, वहाँ बारिश हो जाती है, क्योंकि पूर्व घाट की पर्वतमाला जो है वो पवनों को रोक देती है, इसीलिए पवन इस साइड नहीं जा सकते, ये साइड नहीं जा सकते, सारी बारिश यहाँ पर ही हो जाती है। और पश्चिमी घाट पार करके जब ये हवाएं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश तक पहुँचे, अभी पश्चिमी घाट पार करके ये सारा बीच वाला प्रदेश पठारी प्रदेश है, वहाँ तक वो पहुँचती है, तब उनमें अभी बारिश तो यहाँ हो गई तो नमी की मात्रा कम हो जाती है। इस कारण पश्चिमी घाट पार करके वो जब ये
दक्कन का पठारी प्रदेश है, जो बीच वाला सारा प्रदेश है, महाराष्ट्र थोड़ा भाग आएगा, केरल से कर्नाटक, तमिलनाडु का बीच का भाग जो है। तो वहाँ जब ये हवाएं पहुँचती तो नमी की मात्रा कम होने के कारण वहाँ पर कम बरसात होती है, और इस क्षेत्र में वृष्टि छाया के कारण कम, उसको वृष्टि छाया का प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि ये पश्चिम घाट के बाद वाला प्रदेश है, वो पवनों को रोक देता है पश्चिम घाट, और उसके बाद यहाँ पर जो कम बारिश होती है उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। अभी महाराष्ट्र में जो बॉम्बे आया हुआ है वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी अधिक बरसात होती है, क्योंकि और उससे थोड़ी ही दूर आए हुए पुणे में 75 सेमी बारिश होती है। यहाँ महाराष्ट्र में बॉम्बे में 200 सेंटीमीटर बारिश, क्योंकि वो समुद्र किनारे पर आया हुआ है, इसीलिए वो हवाएं नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो वहाँ ही बरस जाती है। जबकि पुणे उससे थोड़ा दूर है, तो वो जमीनी स्थल पर है, समुद्र किनारे पर नहीं है, उसके कारण पुणे में 75 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो पश्चिमी किनारे से उत्तर की ओर जाए, पूरा पश्चिमी भाग है, गुजरात से समुद्र किनारा पूरा यहाँ तक हम ले तो ये दक्षिणी भाग है, और यहाँ गुजरात से महाराष्ट्र के यहाँ तक का भाग हम ले और राजस्थान का थोड़ा भाग ले ऊपर का, वो पश्चिमी है, पश्चिमी प्रदेश है। तो हम पश्चिमी किनारे से ऐसे उत्तर की तरफ जाते हैं, उत्तर की ओर जाते हुए केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती। पश्चिमी किनारे से उत्तर की ओर, पश्चिमी किनारा है उत्तर की ओर, तो इस तरह जाएंगे हम। तो पश्चिमी किनारे से उत्तर की ओर जाते हुए, उत्तर की ओर नहीं आएगा, दक्षिण की ओर आएगा, कि पश्चिमी किनारे से हम दक्षिण की ओर जाएंगे तभी आएंगे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। और मानसूनी हवाओं की एक शाखा नर्मदा घाटी प्रदेश के भाग से मध्य प्रदेश में पहुंचती। अब ये मानसूनी हवा यहाँ ये रहा गुजरात, और गुजरात में है खंभात का अखात, और एक खंभात के अखात में बिंदु जैसा लग रहा, वहाँ पर आएगी नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी का जो घाटी प्रदेश है, वहाँ से समुद्र पर की मानसूनी हवाएं प्रवेश कर यहाँ गुजरात के पास में ही यहाँ पर है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जाती है। और मानसूनी हवा आगे चलकर बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली हवाओं से मिल जाती है। अभी देखो यहाँ पश्चिम में से अरब सागर पर से होकर यहाँ गुजरात में नर्मदा घाटी से होकर मध्य प्रदेश में आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश मध्य यानी बीच में, तो उस पर से अरब सागर पर से मानसूनी हवाएं आती, प्लस इस तरफ से बंगाल की खाड़ी पर से भी मानसूनी हवाएं आती, और ये पश्चिम की ओर से और पूर्व से आने वाली मानसूनी हवाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। और उसके अतिरिक्त अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवा की एक शाखा, ये अरब सागर पे आने वाली एक शाखा जो है वो गुजरात का ही भाग है, पूरा यहाँ से भाग गुजरात है। तो गुजरात में ये भाग है सौराष्ट्र, और कच्छ ये भाग है कच्छ पर से गुजरते हुए ये है राजस्थान की ओर आगे बढ़ती है। तो ये मानसूनी हवाएं, एक मानसूनी हवा की एक शाखा जो है यहाँ से पूरा ये कच्छ, ये सौराष्ट्र और ये दक्षिण गुजरात में प्रवेश करती है, उसके आगे वो राजस्थान में जाती है। और गुजरात में बहुत ऊंचे पर्वत और घने जंगल नहीं है, उसके कारण ये बारिश हवाएं नमी का पूर्णतया संघनन होकर के संभावना कम रहती है। गुजरात में ऊंचे पवन नहीं है और जंगल भी कम है, इसलिए पानी का जो संघनन है, घनीभवन कम होता है, क्योंकि घनीभवन ठंडी की मात्रा ज़्यादा हो तो वहाँ होता है, तो बारिश वहाँ ज़्यादा होती है। लेकिन गुजरात में पर्वत भी ज़्यादा ऊंचे नहीं और जंगल भी नहीं, उसके कारण घनीभवन कम रहता है, उस कारण गुजरात में कम बारिश होती है। और गुजरात में पानी बरसा कर ये हवाएँ राजस्थान में प्रवेश करती, थोड़ी बहुत बारिश करके वो आगे राजस्थान में जाए, तब उनमें नमी की मात्रा और कम हो जाती है, उस कारण राजस्थान में बहुत ही कम बारिश होती है। और रेगिस्तानी क्षेत्र में तो सिर्फ 10 सेंटीमीटर जितनी ही वर्षा होती है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों हमने देखा
बारिश के मौसम में जो हवाएं आती है वो दो प्रकार की है। नैऋत्य की दिशा से आने वाली हवा, एक तो अरब सागर पर से आने वाली हवाएं और दूसरी बंगाल की खाड़ी पर से आने वाली हवाएं। उसमें हमने आज जो अरब सागर पर से आने वाली मानसूनी हवाएं के बारे में देखा। ओके, थैंक यू।